वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में हम स्टडी करेंगे डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल्स यूजिंग फेस लॉग्ड लूप डिटेक्टर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will be able to describe demodulation of FM signal using phase locked loop PLL। बेसिकली जब आप इस टॉपिक को स्टडी कर लेंगे तो PLL का जो पूरा कंसेप्ट है, जो डिटेल डेरिवेशन है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट से ये कहना चाहूंगा कि इसका डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है और हम इसे बहुत डिटेल में इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और पूरा डेरिवेशन हम अच्छे से समझेंगे और उसे एग्जाम में भी एज इट इज लिखने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से समझ के। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बोला कि इसका डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो पीएलएल जैसे मैं बोला काफी फेमस टॉपिक है। पीएलएल और एफएम प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमें आज स्टडी करना है एफएम डीमॉड्यूलेशन यूजिंग फेस लॉग्ड लूप। और यहां पर जो फेस लॉग्ड लूप आप पढ़ेंगे ये बेसिकली शॉर्ट में कहलाता है पीएलएल और ये काफी फेमस नोटेशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो फेस लॉग्ड लूप हमें स्टडी करना है, तो आप देखिए किस तरीके से हम इसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर ब्लॉक डायग्राम इसका बना लेते हैं, जैसा हमने हर एक टेक्निक में सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ही ड्रॉ किया है। तो ब्लॉक डायग्राम जो इसका ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से बनता है। मल्टीप्लायर, इनपुट आपका होगा एफएम सिग्नल जिसे मैं एसटी नाम दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एसटी नाम ही दिया है हमेशा। तो ये आपका एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और यहां पर आपका जो मल्टीप्लायर है उसके बाद आप यूज करेंगे लो पास फिल्टर, और जो आउटपुट मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी मिलना चाहिए। तो यहां पर आउटपुट को मैं वीटी दे रहा हूं। ठीक है, वीटी नाम दे रहा हूं। वीटी एट लास्ट आपको मिलना क्या चाहिए, एम्प्टी, क्योंकि आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हैं मैसेज सिग्नल। और यहां पर हम वीसीओ लगा रहे हैं। वीसीओ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम अभी बनाया हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम को सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप ब्लॉक्स डायग्राम में ब्लॉक्स को देखें तो मल्टीप्लायर, इसका काम है मल्टीप्लिकेशन करना। एज सच इसमें स्टडी के लायक कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करते हैं लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर आप बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें भी न्यू थिंग आपके लिए कुछ नहीं है। वीसीओ, इसे भी आप स्टडी कर चुके हैं। वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर जब आपने डायरेक्ट मेथड स्टडी किया था तो इसमें भी न्यू थिंग कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन फिर भी ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो इसे आप बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब आप देखो इस डायग्राम को जो हमने बनाया है, सबसे पहले हम रिलेट करते हैं बाकी डीमॉड्यूलेशन टेक्निक से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है एसटी, वो मल्टीप्लायर पे अप्लाइड किया गया है। उसके बाद लो पास फिल्टर है। अगर आप बाकी डायग्राम्स को याद करें डीमॉड्यूलेशन की, जो आप सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन स्टडी करते हैं, तो मैं आपके लिए यहां पर रफ में बना देता हूं उस डायग्राम को, इससे आपको रिलेट करना बहुत आसान होगा। आप देखिए जो आप सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन यूज करते हैं वो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनता है। आपका मल्टीप्लायर होता है, आपका इनपुट में क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, और आपका क्या यूज करते हो आप, सेम कैरियर जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया है, और फिर आप यूज करते हो लो पास फिल्टर, और आपको फाइनली आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यही आपका डायग्राम होता है। अगर आप इस कोहेरेंट डिटेक्शन के डायग्राम को, ऑलरेडी इस डायग्राम को आप 5 to 6 टाइम पढ़ चुके हो, इस डायग्राम को अगर आप कंपेयर करो अपने पीएलएल के डायग्राम से,
तो देखो एस टी सेम है, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर मल्टीप्लायर भी सेम है, फिर लो पास फिल्टर भी सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप देखो, यहां पर आप डायरेक्टली जो आपने यहां पर व्हाइट से, आपको जो व्हाइट में डायग्राम शो हो रहा है, जो आप ऑलरेडी डिमॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ चुके, उसमें आप क्या करते थे, सेम कैरियर यूज करते थे जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया हुआ है। ठीक है, जो आपको यहां पर येलो पे डायग्राम शो हो रहा है पीएलएल का, उस पर अगर आप देखोगे तो आपने एसी कॉस ओमेगा सीटी सेम कैरियर यूज करने की जगह, क्योंकि एफएम में भी आपने कैरियर तो एसी कॉस ओमेगा सीटी ही यूज किया हुआ है, तो आपने सेम कैरियर यूज करने की जगह यहां पर वीसीओ का इस्तेमाल किया है, और आउटपुट से, आउटपुट जो आपको मिल रहा है उसे आप वीसीओ का इनपुट बना रहे हो। तो क्या मीनिंग है इस चीज की? तो इसकी मीनिंग को समझने के लिए हमें फिर से प्रीवियस लेक्चर्स में ही जाना होगा। जैसे एक रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के थ्रू बनाया, तो सबसे पहले जो हमने अभी रिलेशन बनाया है उसको एक बार और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर आप नोट करके यहां पर पॉइंट बनाना चाहो तो पीएलएल इज सेम एज सिंक्रोनस डिटेक्टर। ठीक है, पीएलएल आपका बिल्कुल सेम है जैसा सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है, बट इन पीएलएल वी अप्लाई कैरियर वाया यूजिंग वीसीओ। ठीक है, इन पीएलएल वी अप्लाई कैरियर वाया यूजिंग वीसीओ। जबकि ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, ये डायग्राम सिर्फ आपके समझने के लिए है जो आपने रफ में बनाया हुआ है। देखो आप बिल्कुल सेम है, बट यहां पर आप क्या कर रहे थे, सेम कैरियर लगा रहे थे, यहां पर कैरियर वीसीओ के थ्रू मिल रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग पहले समझते हैं। चलिए देखिए, ये जो वीसीओ है आपने कहां स्टडी किया था? आपने स्टडी किया था डायरेक्ट मेथड में। हमने जब लास्ट लेक्चर में बैलेंस डीमॉडुलेटर भी स्टडी किया था, तब भी वहां पर डायरेक्ट मेथड मैंने बहुत बार आपको याद दिलाया था। अभी भी आपको डायरेक्ट मेथड ही याद करना है बस। तो डायरेक्ट मेथड के आप अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और डायरेक्ट मेथड को ध्यान से देखिए। डायरेक्ट मेथड जो हमारा था उसमें वीसीओ में आप इनपुट देते थे मैसेज सिग्नल, और आपको आउटपुट में मिलता था फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलता था, एफएम सिग्नल मिलता था, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। देखिए हमने लास्ट बैलेंस डीमॉडुलेटर में भी डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मींस फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मींस एम्पलीट्यूड वेरिएशन। तो वीसीओ आपको देता था फ्रीक्वेंसी वेरिएशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर हमने वीसीओ के थ्रू क्यों मल्टीप्लायर को सेकंड इनपुट दिया, हमने डायरेक्टली एसी कॉस ओमेगा सीटी क्यों नहीं लिया। देखिए जो आप ये ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम आप यूज करते थे एएम डीमॉड्यूलेशन में, सिंक्रोनस डिटेक्शन वाला। उसमें होता क्या था कि उसमें आपका एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता था, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नहीं होती थी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती थी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि फ्रीक्वेंसी ही वेरिएबल होती है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप सेम कैरियर अप्लाई कर रहे हो जो आपने ट्रांसमीटर साइड अप्लाई किया था, क्योंकि अगर आप एसी कॉस ओमेगा सीटी ले लोगे तो यहां पर जो एसटी आ रहा है वो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएबल है। तो आपको भी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन क्रिएट करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन क्रिएट करने के लिए आपने डायरेक्ट मेथड में स्टडी कर रखा है कि वीसीओ यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप वीसीओ का इस्तेमाल करते हो, और जो वीसीओ का इनपुट है वो क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है, एमटी होता है। तो यहां पर जो वीसीओ का इनपुट आपने दिया है वो वीटी दिया है। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया ब्लॉक डायग्राम बनाते समय, हम पढ़ क्या रहे हैं, पीएलएल डिटेक्टर, मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, मैसेज सिग्नल होगा। देखिए स्टार्ट में तो मैसेज मिल नहीं जाएगा ना, अगर स्टार्ट में मैसेज मिल गया तो फिर हम ये सब करेंगे क्यों, हम पढ़ाई क्यों करेंगे। अगर मैसेज मिल गया तो हमारा काम तो वहीं पर फिनिश हो गया ना। तो स्टार्ट में तो मैसेज नहीं मिलेगा, स्टार्ट में जब एक बार लूप घूमेगा, या नॉर्मल लूप फर्स्ट टाइम भी मान लीजिए नहीं घूमा, अभी आपने एक बार भी वर्किंग नहीं की, तब भी जो इसका आउटपुट होगा वो कोई रैंडम छोटा सा एक सिग्नल होगा। तो उस रैंडम सिग्नल को हमने क्या नाम दे दिया है, वीटी। ठीक है, और आइडियली होना क्या चाहिए,
वो VT लास्ट में किसके इक्वल होना चाहिए? मैसेज सिग्नल के, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं वापस से। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, PLL इज सेम एज सिंक्रोनस डिटेक्टर बट इन PLL वी अप्लाई कैरियर वाया यूजिंग VCO बिकॉज in PLL we demodulate FM signal. So for the generation of same carrier we required frequency variation. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जनरेट करने के लिए ही हम किसका इस्तेमाल करते हैं? VCO का। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक अच्छे से। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यहां पर मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलता हूं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि PLL सिंक्रोनस डिटेक्टर की तरह ही होता है, और PLL में आप सेम कैरियर बनाने के लिए क्या यूज करते हो? VCO यूज करते हो। अब ये जो VCO का इनपुट है वो जो VT है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए जो PLL का आउटपुट है वो क्या एक्सपेक्टेड है आपसे? मैसेज सिग्नल एक्सपेक्टेड है। आपको पता है एम्प्टी है, लेकिन फर्स्ट टाइम में तो एम्प्टी मिलेगा नहीं, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो फर्स्ट टाइम में जो कोई भी रैंडम सिग्नल मिलेगा उसका नाम मैंने VT दे दिया है, लेकिन वो VT इंप्रूव होते 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 कहां पहुंच जाएगा? एम्प्टी। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ PLL शुड बी एम्प्टी बट at the start we assume output of PLL is VT। ठीक है, तो स्टार्ट में हमने एज्यूम कर लिया है कि आउटपुट ऑफ PLL क्या है? आपका VT है। क्लियर अच्छे से? सो आउटपुट ऑफ PLL आपका क्या है? VT है। नाउ ये जो VT है यही आपका अब कहां जा रहा है? VCO में जा रहा है। तो इसके लिए एक सेपरेट डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल्दो आपको एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डायग्राम ऑलरेडी आप ऊपर ड्रॉ कर चुके हैं, मैं उसी का एक पार्ट फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए जो VT है ये कहां जाएगा? VCO में जाएगा। VT देखिए VT एम्प्टी नहीं है, लेकिन फॉर्मेट तो एम्प्टी का ही है ना, क्योंकि आउटपुट ऑफ PLL जो है वो मैसेज सिग्नल ही एक्सपेक्टेड है। तो VT अभी कोई रैंडम सिग्नल है जो इंप्रूव होता 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 क्या बन जाएगा? लास्ट में मैसेज बन जाएगा। तो VT जब आप VCO को देंगे तो वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर जो हमने स्टडी कर रखा है डायरेक्ट मेथड में, आप फिर से डायरेक्ट मेथड को देखिए, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था VCO जो होता है वो आपका क्या करता है? इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंगली जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन आउटपुट में। ठीक है, तो VCO यहां पर फिर से क्या जनरेट करेगा? FM सिग्नल। ठीक है, पर ये जो FM सिग्नल है इसका इनपुट क्या है? VT है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम यहां पर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो बेसिक थ्योरी है स्टार्टिंग के लिए वो हमें यहां पर क्लियर होती है कि ये PLL है क्या। लेकिन देखिए अभी इसका कंक्लूजन क्लियर नहीं है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी तक कि एम्प्टी मिलेगा कैसे। ठीक है, तो वो तो मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके यहां पर दिखाऊंगा। तो यहां पर हमने VCO का यूज क्यों किया अब आपको क्लियर हो गया होगा, और हमने यहां पर लो पास फिल्टर जो यूज किया है वो ऑलरेडी हमें क्लियर था। सो आई होप आपको ये जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ यहां पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा FM सिग्नल है उसे हम यहां पर लिख देते हैं। तो FM सिग्नल जो स्टार्टिंग FM सिग्नल है, ठीक है, ST, तो बिल्कुल हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ही लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था ST का? AC cos ओमेगा CT प्लस 2 पाई KF MT DT। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं अभी, ऑल्दो मैं PSM में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब से आपने FM स्टार्ट किया तब से आप इस एक्सप्रेशन को बार बार पढ़ रहे हैं।
तो आपको सब चीज पता है कि एसी क्या है, ओमेगा सी क्या है, के एफ क्या है, एमटी क्या है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वो आप सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, और एक ही बार लिख रहे हैं, तो आपको वहां पर के एफ क्या है ये बिल्कुल प्रॉपर लिख के दिखाना चाहिए, स्पेशली जब क्वेश्चन में मार्किंग काफी ज्यादा हो। के एफ आप बताइए, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी है आपकी, ओमेगा सी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से आप ब्रैकेट बना के साइड में सारी चीजों को मेंशन जरूर करिए। ऑल्दो आपको पता है, लेकिन आपको पता है तो आपको एग्जाम में स्टॉप स्टार्ट आपको एग्जाम में ये शो भी करना होगा ना कि आपको पता है, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। नाउ ये जो आपने एसटी लिख लिया, उसके बाद अब आपको क्या लिखना होगा। अब आपको पता है कि जो सेम कैरियर यहां पर अप्लाई किया जा रहा है वो किसके थ्रू अप्लाई किया जा रहा है, वीसीओ के थ्रू, ठीक है। तो इसका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं S1T, क्लियर। सो यहां पर भी हम नाम दे देते हैं S1T। तो ये जो आपका S1T है, ठीक है, तो यहां पर जो आपका अब S1T है, वीसीओ आउटपुट है, देखिए वो क्या लेंगे आप। देखिए आपको पता ही है कि जो वीसीओ आउटपुट है वो एफएम सिग्नल का फॉर्मेट है, तो आपको दो चीजें यहां ध्यान रखनी है। पहला, ये जो वीसीओ आउटपुट आपको मिलता है वो जो फीडबैक के थ्रू आपको मिलने वाला है वो आपका 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन में मिलता है। दैट मींस आप साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे एवी साइन ओमेगा वीटी प्लस 2 पाई के वी वीटी डी। देखिए फॉर्मेट आपका बिल्कुल सेम है जो आपने ऊपर लिखा है। आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो साइन के फॉर्म में मिलेगा, दैट मींस जो आपने लिया था उसका आप 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि जो केवी है यहां पर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि केवी आपको फाइनल रिजल्ट में भी मिलेगा, आगे जाकर आप देखेंगे। तो जो केवी है स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ वीसीओ, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां पर जो आपका एसटी और S1T आपने डिफाइन कर दिया है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखिए जो एसटी और S1T आपने लिखा है, आपने 1 और 2 नाम तो दे दिया है, लेकिन यहां पर ये काफी लेंदी है, तो इन्हें आप थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्ट से बोला डेरिवेशन काफी लेंदी है, तो इन्हें शॉर्ट में लिखने के लिए हम एक फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। देखिए हमें फॉर्मेट पता है कि क्या होता है, AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा। तो हम क्या करते हैं, जो 2 पाई KF इंटीग्रेशन MT DT लिखा है या 2 पाई KV इंटीग्रेशन VT DT लिखा है, उसे हम क्या करते हैं, हम यहां पर थीटा 1T और थीटा 2T लिख देते हैं। तो यहां पर जो ST है आपका वो हो जाएगा AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा 1T, इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसे। और जो आपका S1T है वीसीओ आउटपुट, वो हो जाएगा AV साइन ओमेगा VT प्लस थीटा 2T, ठीक है। ऐसे नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। देखिए हम जो यहां पर स्टडी कर रहे हैं वो क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो आपका सेम कैरियर है, वीसीओ का जो आउटपुट है वो सेम कैरियर आपका जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वीसीओ का आउटपुट जब सेम कैरियर जनरेट आपको करना होता है, तो होता क्या है कि एक या दो लूप घूम जाने के बाद, देखिए एक लूप ही तो बन रहा है, फीडबैक बन रहा है, तो एक या दो फीडबैक बन जाने के बाद या घूम जाने के बाद ये जो ओमेगा सी और ओमेगा वी है वो आपके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ओमेगा सी और ओमेगा वी जब इक्वल होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉक मोड। तो पहले हम इक्वेशन को यहां पर मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर हम लॉक मोड को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। सो यहां पर जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा S1T, आप क्या लिखेंगे, AV साइन ओमेगा CT प्लस थीटा 2T, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 5। अब ये जो आपने ओमेगा सी लिखा है, जो मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, लॉक मोड होता है।
तो अब हम यहां पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही आपका ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा वी होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉक मोड। और ये लॉक मोड होता क्या है, देखिए, बिकॉज ऑफ वीसीओ, फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द वीसीओ, ब्रैकेट पे आप जरूर मेंशन करिए इसे, जो वीसीओ है जो फीडबैक प्रोवाइड करता है, तो बिकॉज ऑफ वीसीओ ओमेगा सी बिकम्स इक्वल टू ओमेगा वी, दिस इज कॉल्ड लॉक मोड। तो वीसीओ के कारण क्या होता है, कुछ समय के बाद ही ओमेगा सी और ओमेगा वी इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं लॉक मोड के नाम से। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 बन गया यहां पर S1T, क्लियर। और जो ST है आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का आपको यहां पर इस्तेमाल करना होगा। तो आप देखिए, मल्टीप्लायर में आपका ST और S1T दोनों अप्लाई हो रहा है। तो हम ब्लॉक डायग्राम में वापस जाते हैं। तो आप देखेंगे मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ST इंटू S1T। इसे भी हम एक न्यू नाम दे देते हैं, S2T। और ये जो S2T है ये लो पास फिल्टर से पास होगा और आउटपुट हमें मिलेगा VT। तो देखिए, लो पास फिल्टर होता क्या है, लो पास फिल्टर का काम है लो फ्रीक्वेंसी को पास करना, दैट मींस 0 टू FM। अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं, क्योंकि आपको आउटपुट में मैसेज सिग्नल चाहिए। VT किसका फॉर्म होना चाहिए, MT का फॉर्म होना चाहिए। VT मैसेज सिग्नल के फॉर्म में मिलना चाहिए आपको। तो HF जो आप लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे वो क्या लिखेंगे, 0 से FM तक। लेकिन यहां पर हम टाइम डोमेन एनालिसिस भी देखेंगे। तो यहां पर मैं यहां पर टाइम डोमेन लिख देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स HT। ठीक है ना, जनरली आप HF पढ़ते हैं तो HF का टाइम डोमेन क्या लिख सकते हैं, आप HT लिख सकते हैं। तो लो पास फिल्टर की टाइम डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर मैं शो कर रहा हूं HT से, क्लियर। सो सबसे पहले हम यहां पर S2T का एनालिसिस करेंगे। HT को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, HT का एनालिसिस थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो आप देखिए, S2T क्या हो जाएगा, ST इंटू S1T। तो यहां पर S2T आप लिख सकते हैं, S2T आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए, मल्टीप्लायर आउटपुट। तो देख लीजिए मल्टीप्लायर आउटपुट क्या हो जाएगा आपका। देखिए, जो आपका ST है वो क्या है, AC cos ओमेगा CT प्लस θ1T। और जो आपका S1T है वो क्या है आपका, AV साइन ओमेगा CT प्लस θ2T। ठीक है, तो AC AV देन आपका cos ओमेगा CT प्लस θ1T इंटू साइन ओमेगा CT प्लस θ2T। तो यहां पर आप मेंशन कर दीजिए सारी चीजों को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे S2T को, तो जो आपका S2T आया है वो cos A sin B के फॉर्म में आया है। तो cos A sin B का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, cos A इंटू साइन बी। ऑल दो हमने बहुत बार यूज नहीं किया है, लेकिन एक दो बार हमने पहले यूज किया हुआ है। cos A sin B आपका होता है 1/2 साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका S2T का, S2T का हमारा आंसर हो जाएगा AC AV/2। देन ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी। दैट मीन्स आपको जो ब्रैकेट के अंदर यहां पर A मिल रहा है और B मिल रहा है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 ओमेगा CT प्लस θ1T प्लस θ2T। तो साइन A प्लस बी हो गया प्लस साइन A माइनस बी। तो यहां पर देखिए, अगर आप प्लस लिखते हैं तो आप यहां पर अंदर का जो है वो रिवर्स करके लिखेंगे। अगर आप माइनस लिखेंगे तो फिर अंदर का जैसा है वैसे लिखेंगे। लेकिन यहां पर मैं प्लस लिख रहा हूं, तो यहां पर मैं अब B को पहले लिखूंगा फिर A को लिखूंगा। तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, θ2T माइनस θ1T। ठीक है, तो आपको पता ही है, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब यहां पर समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन लिखा है S2T का,
आपको पता है ये S2T पास किससे होने वाला है। मैं यहां पर आपके लिए शॉर्ट में डायग्राम बना देता हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो S2T है वो पास होने वाला है लो पास फिल्टर से। आपने ओरिजिनल ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, तो लो पास फिल्टर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने क्या दी है HT, और आउटपुट क्या मिलना है VT, और आपको पता है VT जो है वो मैसेज सिग्नल का ही फॉर्म है। तो देखिए जब लो पास फिल्टर आपका HT जो शो किया जा रहा है, पर लो पास फिल्टर है क्या? लो पास फिल्टर वो फिल्टर है जो लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो यहां पर आपको पता है जो S2T है उसमें जो 2 ओमेगा C आपको दिख रही है एक जगह, वो तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। हमने प्रीवियस जितने भी डी मॉड्यूलेटर पढ़े हैं सब में हमने ये देखा है, या हम शुरू से जानते हैं, जब से हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम जब से हम स्टडी कर रहे हैं, तब से हमें पता है कि एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मच मच ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपका 2 ओमेगा सी वाला टर्म है, ये तो आपका लो पास फिल्टर से कभी पास होना ही नहीं है, तो इसका एनालिसिस आप स्टार्ट से ही नहीं करते हैं। आप स्टार्ट से इसे हटा दीजिए, क्योंकि आपको पता है लो पास फिल्टर से ही ऑलवेज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका S2T है उसका अगर हम एनालिसिस देखें तो S2T आपका क्या होगा, देखिए AC AV बाय 2, ठीक है, और यहां पर यह आ जाएगा साइन θ2T माइनस θ1T। ठीक है, अब देखिए हमने जो स्टार्ट किया था इस PLL को पढ़ना, जो इसकी थ्योरी हमने पढ़ना स्टार्ट की थी, हमने वहां पर क्या बोला था? हमने बोला था कि ये सिंक्रोनस डिटेक्टर के जैसा ही है, लेकिन यहां पर आप सेम कैरियर जनरेट करने के लिए VCO का यूज करते हैं। तो VCO के इक्वेशंस जो आपने डिफाइन किए S1T वाले, और जो आपने FM सिग्नल का इक्वेशन डिफाइन किया ST वाला, उसमें आपने क्या बोला कि बहुत ही कम समय में ओमेगा सी और ओमेगा वी इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लॉक मोड। लेकिन आइडियली θ1T और θ2T भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैं आपको इक्वेशन शो कर देता हूं, आप देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 और 5 है, ठीक है, तो आपका θ1T और θ2T भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो ST और S1T का फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा होगा, तभी तो आप सेम कैरियर अप्लाई कर पाएंगे। ओमेगा सी और ओमेगा वी तो बहुत जल्दी इक्वल हो जाता है, लेकिन θ1 और θ2 मैंने आपको क्या बोला, इतनी जल्दी इक्वल नहीं होता। तो θ1T और θ2T इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब दोनों के बीच का। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे। तो θ1T और θ2T अगर इक्वल होना चाहिए तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। लेकिन जैसा मैंने बोला वो इक्वल कभी होते नहीं है, ठीक है, तो उनका डिफरेंस बट आइडियल कंडीशन में ही सही एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। तो यहां पर θ2T एंड θ1T क्या लिख सकते हैं आप, शुड बी इक्वल। सो θ2T माइनस θ1T, इसको आप एक नाम दे दीजिए, θET नाम दे दीजिए, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, मीन्स इट्स अ वेरी वेरी लो वैल्यू। ठीक है, एक पॉइंट और, आप चाहें तो θ1T माइनस θ2T भी लिख सकते हैं। मेन बात यहां पर यह है दोनों का डिफरेंस, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, वो यहां पर पॉइंट नहीं है, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए आप यहां पर मॉड यूज कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ θ2T माइनस θ1T क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो यहां पर इसे हम नाम दे देते हैं θ2T माइनस θ1T को θET। तो जो आपका S2T हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC AV बाय 2 साइन θET। ठीक है, नाउ अब आपको बहुत अच्छे से पता है यहां पर कि θET इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, बट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, आप इतना ही लेकर चलोगे। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रखा है कम्युनिकेशन सिस्टम में भी, और अदर सब्जेक्ट्स में भी आप स्टडी करोगे। हमने ये कंसेप्ट नैरो बैंड एफएम के टाइम पे डिस्कस किया था कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी लेस,
तो साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने नैरो बैंड एफएम में भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसे आप सब्जेक्ट वाइज मत सोचिए। ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी अप्लाई हो सकता है, तो आप इसे हमेशा ध्यान में रखिए। नाउ यहां पर S2T जो है आपका, वो आप कितना लिख सकते हैं? अब AC AV/2। क्लियर? नाउ यहां पर जैसा मैं आपको बता ही रहा हूं कि डेरिवेशन बहुत लेंदी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, तो इसे इजी वे में करने के लिए एक छोटा सा अज्यूमशन हम और लेंगे, क्योंकि यहां पर जो मेन फोकस है हमारा, वो अज्यूमशन हम क्यों ले सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। वो अज्यूमशन हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है ना, वो थीटा ईटी पर है। देखिए ओमेगा सी और ओमेगा वी इक्वल हो जाते हैं थ्योरिकली, मैं आपको समझा चुका हूं कि उसे कहते हैं लॉक मोड, वो बहुत जल्दी इक्वल होते हैं। ठीक है, थ्योरिकली मैंने आपको समझाया, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत जल्दी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए हमने उसे समझ लिया और लिख लिया। थीटा 1t और थीटा 2t बहुत जल्दी इक्वल नहीं होते, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो आपने लिखा है, बट वेरी वेरी लेस वैल्यू आपको मिल जाती है, फिर भी जीरो नहीं मिलता एग्जैक्टली। तो मेन एनालिसिस जो है वो थीटा 1t और थीटा 2t का ही अब बचा है, तभी आपका सेम कैरियर जनरेट हो पाएगा। तो अगर आप थीटा 1t और थीटा 2t को अप्रोक्सीमेटली इक्वल देखना चाहते हो, जो कंडीशन आप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो आपका पूरा फोकस थीटा ईटी पर ही होना चाहिए। इसलिए हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि AC AV/2 इज 1, मतलब उसका एनालिसिस हमें नहीं करना है, तो AC AV/2 अज्यूम कर लिया आपने 1 है। तो S2T जो है अब आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा ईटी के। तो ये आपको चाहिए था बेसिकली इक्वेशन, S2T थीटा ईटी के। तो अगर आप S2T को देखोगे तो ये था आपका S2T, उसे आपने यहां पे प्रूफ किया है, कुछ अज्यूमशन लिए, कुछ लॉजिकल आपने प्रूफ किया कि S2T थीटा ईटी के इक्वल होगा। ठीक है, और कंसेप्ट भी आपको पता था कि जो 2 ओमेगा सी वाला टर्म है वो तो पास होना नहीं था, तो उसे तो आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पर अब आप आइए इस फिगर पर। इस फिगर को अगर आप देखेंगे, लो पास फिल्टर जो है आपका, लो पास फिल्टर जिसे आप HT से शो कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या है? VT, उसका इनपुट क्या है? S2T। तो लो पास फिल्टर देखिए लाइक अ सिस्टम है, कोई भी फिल्टर सिस्टम ही होता है, LTI सिस्टम। तो LTI सिस्टम आप सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करते हो, आप कंट्रोल सिस्टम में स्टडी करते हो, लेकिन ऑल दो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि LTI सिस्टम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको ऑलवेज पता होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में यूज होता है। तो वो क्या होता है आपका कि आउटपुट जो होता है वो कॉन्वोल्यूशन होता है इनपुट और सिस्टम का। ठीक है, तो VT इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहां पर? आप लिखेंगे HT कॉन्वॉल्व विथ S2T। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? VT इज इक्वल टू HT कॉन्वॉल्व विथ थीटा ET। ठीक है, आप ब्रैकेट में चाहें तो यहां पर शो कर सकते हैं फॉर LTI सिस्टम। क्लियर अच्छे से? तो ये आपने जो VT लिख लिया है अब, ठीक है, अगर अब आप इस VT का कैलकुलेशन कर लें तो आपको आउटपुट मिल जाएगा इस PLL का, और अगर आप इस PLL का आउटपुट निकाल लेंगे तो वो किस फॉर्म में आपको मिलना चाहिए? MT के फॉर्म में मिलना चाहिए। अगर आपको VT MT के फॉर्म में मिल जाता है विथ एनी कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन, तो आप बोलेंगे कि आपने सक्सेसफुली यहां पर डिमॉड्यूलेशन पढ़ लिया, सक्सेसफुली आपका डिमॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्लियर अच्छे से? तो अब फाइनली हमें इस VT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो VT के लिए आपको थीटा ET की तरफ जाना होगा। अगर आप ध्यान से देखें थीटा ET की वैल्यू कितनी है, आप देखिए थीटा ET आपने यहां पर बोला हुआ है थीटा 2t माइनस थीटा 1t, तो उसे आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो जो आपका VT हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? HT कॉन्वॉल्व विथ थीटा 2t माइनस थीटा 1t। जैसा मैंने आपको बोला ही है कि ये मॉड वैल्यू है, तो इसके लिए माइनस प्लस आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आप थीटा 1t माइनस थीटा 2t भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन इनके डिफरेंस से आपको मतलब है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाइक अ मॉड वैल्यू ही है।
तो अब जो आपने यहां पर लिख लिया है Vt इज इक्वल टू एच टी कॉन्वोल्यूशन विथ थीटा 2t माइनस थीटा 1t, तो यहां पर इनकी वैल्यूज अब आप पुट करते चलिए, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज हैं, देखिए थीटा 2t की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी होगी, आप चेक कर लीजिए। थीटा 2t आपने लिखा था 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वीटी dt को, और थीटा 1t आपने किसे लिखा था 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन mt dt को, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज अब हम यहां पर पुट कर लेते हैं, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जो आपका vt हो जाएगा उसे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, एच टी कॉन्वोल्यूशन विथ, यहां पर मैं जो थीटा 2t है उसकी वैल्यू सिर्फ पुट करूंगा, और जो थीटा 1t है उसे अभी मैं एज इट इज रखूंगा। और जैसे मैंने कहा मॉड वैल्यू है तो आप किसी को भी पहले लिख दीजिए, किसी को भी बाद में। तो यहां पर मैं थीटा 1t पहले लिख रहा हूं और थीटा 2t की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो थीटा 2t की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी टी डी टी, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्लियर अच्छे से। तो ये जो वैल्यू आपने अब रख दी है, इसके बाद अगर आप इस Vt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले ले तो आपको क्या मिल जाएगा, Vf मिल जाएगा, ठीक है। तो Vf अगर आपको निकालना है तो आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप। तो Vf आप यहां पर लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए जब एक डोमेन में, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है तो आपका जो फोरियर डोमेन है, फोरियर डोमेन में आपका क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए जाएंगे तो देखिए यहां प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म किस स्टेप के बाद लेना चाहिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपको चाहिए, वीएफ आपको चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब आप वीएफ लेने के लिए जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, एच एफ, एच टी का फोरियर। और जब एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है तो फोरियर डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो फिर ये जो फाई 1t या थीटा 1t माइनस 2 पाई केवी इंटीग्रेशन वीटी dt है, इसका यहां पर आपको लेना होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इंटीग्रेशन को डील करना डिफिकल्ट होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। तो इंटीग्रेशन के साइन को पहले आप हटा दीजिए, उसके बाद फोरियर लीजिए, तो आपको काफी आसानी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव करते हैं। तो अभी हम फिलहाल वीटी ही लेते हुए इंटीग्रेशन के साइन को पहले रिमूव कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के साइन को अगर आपको रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डी एच टी बाई डी टी, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन विथ कितना हो जाएगा आपका, कॉन्वोल्यूशन यहां पर हो जाएगा आपका डी थीटा 1t बाई डी टी माइनस, अब आप देखिए ये बचेगा आपका 2 पाई के वी इंटू वी टी, क्लियर। सो सबसे पहले आप इस यहां पर हटा दीजिए इंटीग्रेशन के साइन को। सेकेंड चीज अगर आप देखेंगे, जो वीटी की वैल्यू है, वीटी की आपकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहां पर कितनी है, एच टी कॉन्वॉल्व विथ एस टू टी है। तो यहां पर जो आपने अब लिखा है वीटी इज इक्वल टू एच टी कॉन्वॉल्व विथ थीटा 2t माइनस थीटा 1t। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका थीटा 2t माइनस थीटा 1t वाला टर्म है, इसे अब हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थीटा 2t और थीटा 1t की वैल्यूज क्या है। तो आप देख सकते हैं यहां पर थीटा जो आपका 1t है वो क्या है, 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी, और थीटा 2t है आपका 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी टी डी टी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसे एक नया इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 6। और जो आपका थीटा ईटी है जिसे आपने नाम दिया है थीटा 2t माइनस थीटा 1t, तो जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कि आप थीटा 1t माइनस थीटा 2t भी लिख सकते हैं, थीटा 2t माइनस थीटा 1t भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर थीटा 1t पहले लिख रहा हूं और थीटा 2t की वैल्यू पुट कर रहा हूं, थीटा 1t की बिल्कुल लास्ट पे पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी टी डी टी, क्लियर।
सो यहां पर ये जो आपने अब लिखा है थीटा 1t माइनस 2 पाई के वी इंटीग्रेशन वी टी डी टी, इसमें अब हम इंटीग्रेशन को हटाने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड यहां पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा, टी थीटा 1t अपॉन डी टी माइनस 2 पाई के वी वी टी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो वीटी की जो वैल्यू है, देखिए निकालना तो आपको वीटी है, अगर आप यहां पर वीटी कैलकुलेट कर लें तो आपको आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा वीएलएल का, और वीटी आपको पता है किस फॉर्म में आना चाहिए, वीटी आपका आना चाहिए एमटी के फॉर्म में, मैसेज सिग्नल के फॉर्म में। अगर वीटी मैसेज सिग्नल के फॉर्म में आ गया मतलब आपका आउटपुट आ गया। तो वीटी के कैलकुलेशन के लिए ही हम यहां पर थीटा ईटी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन थीटा ईटी के कैलकुलेशन में वापस से वीटी आ रहा है। तो वीटी की वैल्यू जो आपने लिखा है ना, एच टी कॉन्वॉल्व विथ थीटा ईटी, वो आप यहां पर पुट कर दीजिए, और जब थीटा ईटी कैलकुलेट हो जाएगा तो उसे वापस से पुट कर दीजिएगा वीटी में। तो ये थोड़ा सा एक का यूज करके दूसरे में, दूसरे का यूज करके पहले में, इस तरीके की सिचुएशन है आपकी। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे थीटा ईटी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी थीटा 1t अपॉन डी टी माइनस 2 पाई के वी, और वीटी, वीटी आपका क्या है देखिए, अब वीटी है आपका एच टी कॉन्वॉल्व विथ थीटा ईटी। क्लियर यहां तक अच्छे से। तो ये जो आपका आंसर आया है, अब इस कंप्लीट का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। तो अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जब आप इस कंप्लीट का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जे 2 पाई एफ थीटा ई एफ। ठीक है, देखिए ये जो डी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है जे 2 पाई एफ। मैं यहां पर साइड में प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं आपके लिए। देखिए अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है तो डी बाई डी टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, जे 2 पाई एफ एक्स एफ। क्लियर। सो यहां पर थीटा ई टी का क्या हो जाएगा, जे 2 पाई एफ थीटा ई एफ। सिमिलरली यहां पर थीटा 1t का क्या हो जाएगा, जे 2 पाई एफ थीटा 1f माइनस 2 पाई के वी, ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए कॉन्वोल्यूशन अगर एक डोमेन में हो, एच टी कॉन्वॉल्व विथ थीटा ई टी है, तो कॉन्वोल्यूशन अगर एक डोमेन में हो तो फोरियर डोमेन में क्या हो जाता है आपका, मल्टीप्लीकेशन। तो एच एफ इंटू थीटा ई एफ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां तक। क्लियर अच्छे से। तो अब अगर आप यहां से थीटा ई एफ निकाल लें तो ध्यान से देखिए, थीटा ई एफ अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप 2 पाई केवी वाले टर्म को लेफ्ट साइड ले जाइए, तो थीटा ई एफ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जे 2 पाई एफ प्लस 2 पाई के वी एच एफ इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, जे 2 पाई एफ थीटा 1f। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जगह से 2 पाई और 2 पाई कैंसल, तो थीटा ई एफ कितना बचेगा आपका, ये बनेगा जे एफ थीटा 1f डिवाइडेड बाय कितना बच जाएगा आपका, जे एफ प्लस के वी एच एफ। तो ये आपका यहां पर बना है थीटा ई एफ। थीटा ई एफ आपने निकाल लिया। देखिए मैं फिर से वापस से थोड़े से प्रोसेस में जाता हूं, देखिए देखिए आपका टारगेट क्या था, जो आपको फिगर दिख रहा होगा कि आपको S2T को लो पास फिल्टर से पास करना था और आपको VT मिल जाता उससे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने S2T को सॉल्व कर लिया, आपने S2T को यहां पे प्रूफ किया थीटा ET। तो VT आपने क्या लिखा, फॉर LTI सिस्टम क्या होता है आउटपुट, HT कॉन्वॉल्व विथ S2T, दैट मींस HT कॉन्वॉल्व विथ थीटा ET। फिर आपने थीटा ET का एनालिसिस किया। थीटा ET को आप थीटा 2T माइनस थीटा 1T भी लिख सकते हैं, थीटा 1T माइनस थीटा 2T भी लिख सकते हैं। तो आपने यहां पर जो थीटा ET लिखा, थीटा 1T,
तो थीटा 2t की आपने वैल्यू पुट कर दी, जो आपने ऊपर थीटा 2t एज्यूम किया था ना, वो आपने वापस से पुट कर दिया। फिर आपने क्या किया, यहां पर इंटीग्रेशन को हटाने के लिए डिफरेंशिएशन लिया, और उसके बाद आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। लेकिन उससे पहले vt की जो वैल्यू है, देखिए आप थीटा ईटी क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप vt में पुट कर सकें। लेकिन थीटा ईटी में ही vt का एक इक्वेशन वापस आ गया, तो आपने vt की वैल्यू वापस से यहां पुट कर दी, ht कॉन्वॉल्व विद थीटा ईटी। फिर आपने बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, क्लियर अच्छे से। और जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया उसके थ्रू आपको क्या मिल गया, थीटा ईएफ मिल गया। यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो थीटा ईएफ मिला है हमें, यहां पर अब आपको यह समझना होगा कि थीटा ईएफ, जो मैं आपको लास्ट कुछ टाइम से बोल रहा हूं कि बहुत स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, उसी के बेस पे हमने S2T भी अज्यूम किया हुआ है। थीटा ईटी या थीटा ईएफ, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। बेसिकली ये शो क्या कर रहा है, थीटा 1t माइनस थीटा 2t का डिफरेंस। तो जो उसका फोरियर होगा थीटा ईएफ, वो भी बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो थीटा ईएफ अगर बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, खुद सोचकर देखिए आप। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका एचएफ आप लेने वाले हैं, मतलब ये जो एचएफ क्या है, लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। क्योंकि देखिए जे तो बहुत बड़ा छोटा कुछ हो नहीं सकता, एफ तो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, वो तो जो है वही रहेगी, केवी एक कांस्टेंट है। तो जो एचएफ है ना, जो आप लो पास फिल्टर डिजाइन करेंगे, तो ये जो लो पास फिल्टर आप डिजाइन करने वाले हैं एचएफ का, ये एचएफ का जो गेन होगा, लो पास फिल्टर बेसिकली, स्टॉप, स्टार्ट। तो लो पास फिल्टर जो आप डिजाइन करेंगे, आपको पता है लो पास फिल्टर आप कहां से कहां लेंगे, आप पॉजिटिव साइड लेंगे 0 से एफएम, और नेगेटिव साइड लिखेंगे 0 टू माइनस एफएम। तो ये जो लो पास फिल्टर आप लेंगे, उसका जो गेन होगा, एचएफ मींस क्या, उसका गेन, और माइनस एफएम से प्लस एफएम क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो जो उसका गेन होगा, मान लीजिए ए है, कुछ भी मान लीजिए, उसका जो गेन है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। क्योंकि जब एचएफ बहुत ज्यादा हाई होगा, दैट मींस थीटा ईएफ का जो डिनोमिनेटर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, तो थीटा ईएफ बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो देखिए जो आप अज्यूम कर रहे हैं बार बार यहां पर, वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि थीटा 1t और थीटा 2t अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। थीटा 1t माइनस थीटा 2t मतलब थीटा ईटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होना चाहिए, या बहुत लेस वैल्यू होनी चाहिए। तो थीटा ईटी अगर बहुत लेस है, तो थीटा ईएफ को भी बहुत लेस होना चाहिए। तो थीटा ईएफ लेस बहुत कब होगा, जब एचएफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। दैट मीन्स यहां पर जो ए है वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। सो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, फॉर थीटा ईएफ टू बी वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, एचएफ शुड बी वेरी हाई। एचएफ आपको पता है, आपने स्टार्ट से डिफाइन किया हुआ है, लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत हाई ले लीजिए आप, उससे क्या हो जाएगा, थीटा ईएफ, मतलब आपने कंडीशन निकाल ली यहां पर, कि जो आप बार बार बोल रहे हैं ना। देखिए आपने स्टार्ट में क्या बोला था, देखिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है डेरिवेशन बहुत लेंदी है, आपको समझना है, स्टेप्स आपको पीछे के भूलने नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्ट में क्या बोला था, सेम कैरियर आपको अप्लाई करना है। तो आपने किससे बनाया था, वीसीओ से। मैंने आपको स्टार्ट में बोला ओमेगा सी और ओमेगा वी सेम हो जाते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वीसीओ। इसे हम क्या बोलते हैं, लॉक मोड। दूसरा, थीटा 1t और थीटा 2 भी सेम होने चाहिए। तो थीटा 1t माइनस थीटा 2t, अब आपने इसकी कंडीशन निकाली है, उसके लिए एचएफ क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, तभी थीटा 1t माइनस थीटा 2t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर जब एचएफ बहुत ज्यादा हाई होगा, तो आप क्या लिखेंगे, जो आपका थीटा ईएफ है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देखिए। अगर एचएफ बहुत ज्यादा हाई है, तो केवी एचएफ के रेस्पेक्ट में जो जेएफ है डिनोमिनेटर में, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा 1f डिवाइडेड बाय, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, केवी एचएफ। आप चाहें तो ब्रैकेट में मेंशन कर दें, ब्रैकेट में क्या मेंशन कर सकते हैं आप, केवी एच एफ इज मच मच ग्रेटर देन जे एफ, ठीक है। तो केवी एच एफ
इज मच मच ग्रेटर देन JF, क्योंकि आपका HF अगर बहुत बड़ा है तो KVHF भी बहुत बड़ा हो जाएगा JF से, जिसके कारण आप JF को नेग्लेक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आपका जो आंसर है θ1f KVHF, और न्यूमरेटर में जो आपका JF है उसे भी आप एज इट इज यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट यहां पर आंसर आता है θEF का। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर जो θEF मिला है वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या है? आपका फाइनल आंसर है VT। ठीक है, तो VT क्या था? VT आपका ये रहा, आप देख सकते हैं HT कॉन्वॉल्व विथ S2T, या आपने S2T की वैल्यू पुट की थी। VT क्या था? HT कॉन्वॉल्व विथ θET। θET क्या है? θ1T माइनस θ2T, या θ2T माइनस θ1T। ठीक है, बेसिकली θET है आपका। तो VT आप क्या लिखेंगे? VT आप वापस से लिख दीजिए यहां पर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। आप क्या लिखेंगे यहां पर? HT कॉन्वॉल्व विथ θET। अब यहां पर देखिए, हमने यहां पर θET की वैल्यू अचीव नहीं की है, हमने यहां पर θEF की वैल्यू अचीव की है। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले VF लिख लेते हैं। तो हमें पता है जब भी एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है, टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है आपका? मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या लिखेंगे? HF इंटू θEF। अब यहां पर आप θEF की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। देखिए, जो आपने पूरा अज्यूमशन देखा या पूरा जो कैलकुलेशन किया अभी लास्ट 6 to 7 लाइन, वो θEF की वैल्यू के लिए ही था, क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए तो आपको VT ही था। तो VF आपका क्या हो जाएगा? आप देखिए, HF इंटू JF θ1f डिवाइडेड बाय KVHF। तो HF और HF आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो VF है आपका वो कितना हो गया? देखिए, JF θ1f डिवाइडेड बाय KV। क्लियर अच्छे से? लेकिन अगेन आपका टारगेट VF निकालना नहीं है, आपका टारगेट VT निकालना है। और VT किस फॉर्म में आना चाहिए? देखिए, इस लाइन को मैंने कितनी बार रिपीट किया है, VT आना चाहिए इन फॉर्म ऑफ MT, क्योंकि किसी भी डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या होना चाहिए? मैसेज। तो अगर आप VT लिखना चाहते हैं या MT के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो आपको जो इनवर्स लेना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, मैंने जो आपको एक फॉर्मूला अभी शो किया था कि आपका अगर dxt/dt होता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? J2πf(xf). ये रहा हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको शो किया था। तो अगर आप अब इनवर्स लेना चाहते हैं, तो अगर आप राइट साइड में अब J2πf क्रिएट कर दें, J2πf इंटू xf का टर्म क्रिएट कर दें, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? d/dt(xt) हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए, यहां पर 1/kv तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका क्या बनेगा? JF θ1f। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे J2πf xf मतलब J2πf θ1f का टर्म क्रिएट करना है। 1/kv के लिए वरी मत करिएगा, वो कांस्टेंट है, वो आउटसाइड ही रहेगा हमेशा। तो अगर मैं यहां पर 2π से मल्टीप्लाई और 2π से डिवाइड कर दूं, तो ये टर्म क्रिएट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 1/2πkv तो कांस्टेंट है, तो यहां से अब उस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं? VT। तो VT क्या हो जाएगा? 1/2πkv और J2πf θ1f, इसको क्या लिख सकते हैं अब आप? d/dt θ1t। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा VT। अभी भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है ना, आप सोच रहे होंगे कब कंप्लीट होगा टास्क, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप फाइनली क्या करेंगे? जो θ1t आपने अज्यूम किया हुआ है ना स्टार्ट में, मैंने आपको कुछ देर पहले रिपीट भी किया था ये पॉइंट। θ1t क्या था आपका? 2πkf इंटीग्रेशन MT dt। अब उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको MT के फॉर्म में ही चाहिए ना आपका आंसर। तो आप देखिए क्या हो जाएगा? VT 1/2πkv क्या हो जाएगा? d/dt, और θ1t की वैल्यू क्या थी हमारी? 2πkf इंटीग्रेशन MT dt। ठीक है, तो अब आपको पता है dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है।
और 2 पाई के एफ तो कांस्टेंट है, वो तो आउटसाइड हो जाएगा, तो 2 पाई कैंसल। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चूंकि दोनों ही टी के रेस्पेक्ट में है इसलिए कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका के एफ अपॉन के वी एम टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक्चुअली इसी रिजल्ट के लिए हमने पूरा कैलकुलेशन देखा है। तो ये जो रिजल्ट आपका आया है, मैंने देखा आपको स्टार्ट में ही बोला था केवी आपको फाइनल रिजल्ट में मिलेगा, इसलिए मैंने केवी का नाम आपको स्टार्ट में दे दिया था। केवी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ वीसीओ। और जो आपका के एफ होता है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने बहुत बार स्टडी कर रखा है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द एफएम ट्रांसमीटर। तो आपको जो वीटी मिल गया फाइनली एमटी के टर्म में मिल गया, ठीक है ना। स्टार्ट में देखने से ऐसा लगता नहीं है कि आउटपुट कैसे मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करते जाएं तो आपको आउटपुट मिलता है एमटी के फॉर्म में। यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, यहां पर सिंक्रोनस डिटेक्टर का आप यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पर कैरियर जो था आपका वो सेम कैरियर पॉसिबल नहीं था डायरेक्टली यूज कर पाना, क्योंकि यहां पर कैरियर फ्रीक्वेंसी ही वेरिएबल होती है। तो आपने क्या किया था, वीसीओ यूज किया था, और वीसीओ का इनपुट आपने क्या दिया था, जो पीएलएल का आउटपुट था। स्टार्ट में तो वो कोई रैंडम आउटपुट होगा, क्योंकि सबसे आखिरी में क्या मिलेगा, मैसेज सिग्नल मिलेगा जो आपको मिला है यहां पर, अब आप देख भी सकते हैं। तो आपने रैंडम आउटपुट वीटी कंसीडर किया, उसे आपने वीसीओ में अप्लाई किया, जिसके थ्रू आपको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मिला। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें ट्रांसमीटर साइड से रिसीव हो रहा था, एसटी नाम दिया, और जो वीसीओ का आउटपुट था जो अगेन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फॉर्म में ही था, उसे हमने क्या नाम दिया, S1T। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम था। तो हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी इक्वल शो कर दिया, और उसका रीजन भी मैंने आपको दिया। तो वहां पर क्या बोला, लॉक मोड, ठीक है। फिर हमारा पूरा फोकस था θ1t और θ2t पर। हमने मल्टीप्लायर का आउटपुट देखा, θ1t और θ2t का एनालिसिस किया। वहां पर हमने ये देखा कि θ1t और θ2t का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, जिसे हमने नाम दिया θET। तो इस θET को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हम मानकर चलते चले गए, और फिर ये देखा कि θET बहुत ज्यादा लेस हो, या उसका जो फोरियर है, एक जगह हमने वो भी देखा कि θEF, अगर θET बहुत ज्यादा लेस है तो θEF भी बहुत ज्यादा लेस होगा। तो ये मानते हुए उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशन डेवलप की, ठीक है ना। ये आपने माना कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपने कंडीशन डेवलप की, और लास्ट में आपने वीटी का एनालिसिस किया। वीटी क्या है, आपका फुल एंड फाइनल आउटपुट है। तो आपने लो पास फिल्टर को एज ए सिस्टम माना। लो पास फिल्टर का इनपुट क्या था आपका, मल्टीप्लायर का आउटपुट S2T। S2T आपने प्रूफ कर ही लिया था कि θET होता है। तो फिर आपने वीटी का एनालिसिस किया। वीटी के एनालिसिस के लिए आपको θET का एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी, और θET का एनालिसिस आपने θEF के फॉर्म में किया, मींस फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में। और एट लास्ट आपने वीटी के इक्वेशन में सबसे पहले वीटी को आपने फोरियर लिया, दैट इज वीएफ, जो आपने अभी अभी किया। वीएफ आपने क्या लिखा है, HF इंटू θEF। θEF आपकी वैल्यू जो आपको मिली थी आपने पुट कर दी, जिससे आपको VF मिल गया, और उसका इनवर्स फोरियर ले लिया, जिससे आपको मिल गया VT। तो जो आपको VT मिला वो आप क्लियरली देख सकते हैं, वो आपको MT के फॉर्म में मिल गया। साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन है, उसके लिए आपको वरी नहीं करना है। और आपको पता है आइडियल केस में KF और KV भी क्या होनी चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए, लेकिन अगर वो इक्वल नहीं भी है तो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन है, कोई और सिग्नल नहीं मिल रहा है, सिग्नल आपको सिर्फ और सिर्फ MT मिल रहा है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर होता है जो आपको रिक्वायर्ड था। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको सिखाता हूं और चीजें। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में इस तरीके की सिचुएशन देता है कि मान लो आपको कोई FM सिग्नल दे दिया, ठीक है, तो आपको मैं एक पॉइंट सिखा देता हूं। देखिए, आप VCO का आउटपुट, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, VCO का आउटपुट, स्टॉप, स्टार्ट। आप PLL का आउटपुट क्या लिख सकते हैं, देखिए PLL का आउटपुट आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये थीटा क्या है, देखिए, जब भी आपको कोई सिग्नल इस फॉर्म में देगा, मान लीजिए कोई इनपुट सिग्नल है वो इस फॉर्म में है, AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा, ठीक है। तो बस PLL का आउटपुट आपको क्या यूज करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d/dt ऑफ थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा के आपको यूज करना है PLL का आउटपुट।
तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपने किया वही था एक्चुअल में, आपने देखिए डी बाई डी टी ही लिया था, ठीक है। और ये जो थीटा 1t था वो आपका जो इनकमिंग एफएम सिग्नल था उसी का ही तो थीटा था, ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ एम टी डी टी। तो बिल्कुल आपको यही काम करना है। तो इक्वेशन तो हमने स्टैंडर्ड एफएम सिग्नल लिया, एग्जाम में आपको कोई नया इक्वेशन भी देता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ओमेगा सी टी के साथ, मतलब टी वाले टर्म के साथ जो प्लस में होगा उसे आप क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे, और पीएलएल का आउटपुट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी थीटा बाई डी टी के। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप यहां पर पीएलएल का आउटपुट न्यूमेरिकल में निकाल सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे और डिस्कस करना है आपके साथ, पीएलएल से रिलेटेड थ्योरिकल पॉइंट है। देखो, आपने जो स्टार्ट में बोला था ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा वी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉक मोड, ठीक है। उसी तरीके से जो आप अभी करते चले गए हो, थीटा 1t और थीटा 2t2 को आपने अप्रोक्सीमेटली इक्वल माना है और उसी के लिए आपने सारी की सारी यहां पर कंडीशन डेवलप की है। तो जब आपका थीटा 1t और थीटा 2t भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिल जाता है तो इस मोड को आप बोलते हो कैप्चर मोड। और आपने देखा ही है कि ये बड़ी आसानी से नहीं होता, एक्चुअली पूरा डेरिवेशन हमारा जो इतना बड़ा हमने डेरिवेशन किया ये इसी के लिए किया है, कैप्चर मोड के लिए। तो जब आपका थीटा 1t अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है थीटा 2t के, देन इट इज कॉल्ड कैप्चर मोड। तो अगर मैं अब एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, आप सोचिएगा उस क्वेश्चन को, फिर मैं आंसर आपको देता हूं। अगर मैं बोलूं कि लॉक मोड जब अचीव होता है, ठीक है, और जब तक वो अचीव रहता है उसे हम कहते हैं लॉक रेंज, और कैप्चर मोड जब तक रहता है उसे हम कहते हैं कैप्चर रेंज। तो क्या आप सोच सकते हैं कि लॉक रेंज बड़ी होगी कि कैप्चर रेंज बड़ी होगी? सोचिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, लॉक रेंज इज ग्रेटर देन कैप्चर रेंज। क्यों? अब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हमने क्या बोला, लॉक मोड जो है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है और कैप्चर मोड अचीव करते करते हमने इतना बड़ा डेरिवेशन कर दिया, कैप्चर मोड बहुत देर में अचीव होता है। तो लॉक मोड अगर जल्दी अचीव होता है और वो लास्ट तक रहता है, मतलब जो भी मोड है एक बार अचीव हो गया फिर वो एंड तक रहने वाला है। तो मान लीजिए अगर लॉक मोड अचीव हुआ 12 o'clock पे, कैप्चर मोड अचीव हुआ 12:30 पर, और पूरा प्रोसेस आपका फिनिश हुआ 12:35 पर, तो लॉक मोड की रेंज क्या हो गई, 35 मिनट, कैप्चर मोड की जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल था, प्रैक्टिकली बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है इससे। तो अगर आप देखेंगे अब, तो आप लॉक रेंज को आप क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लॉक मोड, और कैप्चर रेंज ड्यूरेशन ऑफ कैप्चर मोड। और अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जो लॉक रेंज होता है आपका इज ग्रेटर देन कैप्चर रेंज। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉक मोड, लॉक रेंज, कैप्चर मोड, कैप्चर रेंज। तो लॉक और कैप्चर ये दो वर्ड भी आपको क्लियर होने चाहिए। तो कभी कभी एग्जाम में अगर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉक मोड एंड कैप्चर मोड इन पीएलएल। तो ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है। और अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है तो पूरा डेरिवेशन, लेकिन अगर पूरा डेरिवेशन आया तो काफी ज्यादा मार्क्स अलोकेटेड होंगे उसके लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये पीएलएल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर, क्या प्रैक्टिकली थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 हो पाता है? ओके, इनका क्वेश्चन है कि क्या प्रैक्टिकली कभी भी थीटा 1t थीटा 2t के इक्वल हो पाता है। तो देखिए, स्टार्ट से हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि थीटा 1t थीटा 2t के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमने इसी होना चाहिए के लिए सारी कंडीशन ली। हमने ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा वी तो डायरेक्टली ले लिया क्योंकि वो प्रैक्टिकली वाकई बहुत जल्दी अचीव आप कर लेते हैं, लेकिन थीटा 1t थीटा 2t प्रैक्टिकली कभी भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो पाएगा। इसी कारण हमने थीटा ईटी को जीरो नहीं लिया है, हमने थीटा 1t थीटा 2t के डिफरेंस को बोला है थीटा ईटी विच इज वेरी वेरी
लेस और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लेकिन हमने जीरोस की वैल्यू पुट नहीं करी ना, हमने थीटा ई टी को साथ लेकर चला है और उसके अकॉर्डिंगली हमने कंडीशन निकाली, चाहे लाइक एच एफ इज वेरी वेरी हाई वैल्यू, जो भी कंडीशन निकाली हमने थीटा ई टी बहुत लेस हो इसको ध्यान में रखकर निकाली है। तो प्रैक्टिकली भी वो इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है और आप उसे इक्वल ही मानकर चलते हो। और जब वो इक्वल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, तब आप उसे बोलते हो कैप्चर मोड। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ आई होप आपने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा और ये लर्निंग आउटकम दैट इज डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम सिग्नल्स यूजिंग फेस लॉक्ड लूप PLL डिटेक्टर आपने अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।